नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है लेटेस्ट पैटर्न पे। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इस मॉक टेस्ट को देखने के बाद आपका जो स्कोर है लास्ट में वो 10 से 15 नंबर इंक्रीज होने वाला है फाइनल एग्जाम में। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसा हमें अंधी पढ़ाई नहीं करनी कि हाँ पढ़ते गए और एग्जाम देने चले गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत होती है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आपके जो 10 से 15 नंबर है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएँगे, क्योंकि जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और आपको ज़रूर उन्हें इम्प्लाई करना है इस एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं गारंटी देता हूँ पूरे यूट्यूब में आप छान के रख लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, कितनी वैकेंसीज 2021 में थी, 2022 में कितनी वैकेंसीज थी, फॉर्म कितने फिल हुए थे 2021 में, अब कितने हुए हैं, जो आपकी कट ऑफ थी 2021 में वो कितनी थी, अब आपकी जो कट ऑफ है वो कम क्यों होने वाली है। तो हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर देना। बाकी सब्सक्राइब तो अपने चैनल को कर ही रखा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। आपके अब कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। पहले कितने आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, मगर पैटर्न चेंज हो गया। अब 80 क्वेश्चन आएंगे और टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का। जो आपके 80 क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो मतलब क्या हुआ, 80 क्वेश्चन कितने नंबर के हुए, 160। ठीक है, 160 नंबर के आपके टोटल 80 क्वेश्चन हुए। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और मान लो आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि फॉर्म कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। तो देखिए, 2021 में आपकी वैकेंसीज बताता हूँ और 2022 में कितनी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले 2021 की बात करते हैं। 2021 में टोटल कितनी वैकेंसीज थी, कुछ 25,000 के अराउंड वैकेंसीज थी। ठीक है, तो पूरा डाटा मैंने आपके सामने रख रखा है। जो 2021 था उसमें 25,000 कुछ वैकेंसीज थी और 71 लाख, ठीक है, 71 लाख जो फॉर्म थे वो फिल हुए थे। इस बार जो आपकी वैकेंसीज है वो कितनी है, वो है 45,000। और फॉर्म कितने फिल हुए हैं, 54 लाख। तो आपको पता है जो एचपी एसएससी की साइड थी, सॉरी एसएससी की साइड थी, वो लास्ट में वर्क करना बंद कर गई थी, जिस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स तो अप्लाई नहीं कर पाए। तो आप देख सकते हैं इस बार कितने कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। पिछली बार पोस्टें भी कम थी और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा थे। इस बार पोस्टें ज़्यादा हो गई है, समझो डबल ही हो गई है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए हैं। तो पिछली बार 71 लाख फॉर्म फिल हुए थे, इस बार 54 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो अब पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो इस वजह से भी आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, स्टूडेंट्स भी कम हो गए, वैकेंसीज भी इंक्रीज हो गई। तो कट ऑफ आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी, और अब आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही होने वाली है। और इस बार बहुत अच्छा चांस है, अगर इस बार आप चांस नहीं मार पाए इस जॉब में, यानी एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो समझो कोई फायदा ही नहीं आपका पढ़ने का। क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इस बार स्टूडेंट्स भी कम है और जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, इस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो कम ही रहने वाली है। तो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, पहले इस मॉक टेस्ट को देखो। और आपके जो नंबर इंक्रीज मैं कराऊंगा वो कैसे कराऊंगा, वो सारी स्ट्रेटेजीज भी आपको अभी बताऊंगा, पेपर के दौरान ही बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन कौन सा है, जनरल नॉलेज का। तो आपने अटेम्प्ट भी ऐसे करना है, पहले आपने जीके का सेक्शन करना है, फिर उसके बाद लैंग्वेज का, जो भी आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, उसके बाद रीजनिंग, और लास्ट में मैथ करनी है। तो कभी भी रीजनिंग और मैथ फर्स्ट मत करना, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जीके, फिर हिंदी इंग्लिश में से जो भी आप लैंग्वेज लो, फिर रीजनिंग, और लास्ट में मैथ। यही आपका पैटर्न रहना चाहिए एग्जाम को देने का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, टोटल जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो प्रीवियस आपका 2021 में एग्जाम हुआ है उन्हीं में से मैंने ये क्वेश्चन उठा के डाले हैं। तो ऐसा है, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई हर कुछ ही क्वेश्चन बना रहा है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मालाबार नोवल एक्सरसाइज 2020। तो कह रहा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन है 2021 में आया था, तो 2020 का करंट अफेयर पूछ रखा है। तो आपको पता है, सिंपल सा ही होगा, मालाबार नोवल एक्सरसाइज है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंडिया जापान यूएस, इंडिया इजराइल यूएस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इजराइल यूएस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस के बीच में होती है मालाबार नोवल एक्सरसाइज। तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आ रखा था। तो आपका जो 20 क्वेश्चन आने वाले करंट अफेयर के,
उसमें अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी ठीक कर दोगे तो समझो बहुत अच्छा स्कोर इसे माना जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही अजीबोगरीब पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 में से 20 ही ठीक कर दोगे, तो 10 से 12 भी कर दोगे तो भी अच्छा होगा। तो एक लूसेंट की बुक ले लेना इंडिया जीके की, उसको बस अच्छे से चार्ट डालना, यानी उसे 4-5 बार पढ़ डालना, ठीक है, तो वो भी सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। तो बाकी थोड़ी करंट अफेयर कर लेना। तो ऐसा नहीं कि जीके में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, जितना भी पढ़ लो 10-12 एक अच्छा स्कोर होता है, इससे ज़्यादा ला लो तो और भी अच्छा है, बाकी 10-12 तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन देख लो किस टाइप के पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र संवाद कौमुदी की स्थापना की थी। तो आपको नाम बताना है। जो ये न्यूज़पेपर है संवाद कौमुदी, इसकी जो है शुरुआत फाउंड किसने किया था। रास बिहारी बोस ने किया, राजा राममोहन रॉय ने किया, शशिर कुमार घोष ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, राजा राममोहन रॉय। तो संवाद कौमुदी जो ये न्यूज़पेपर है ये किसने स्टार्ट किया था, फाउंड किया था, वो थे राजा राममोहन रॉय। सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। थर्ड है हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडिया इन आर्चरी। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताइए जो आर्चरी है उसमें कौन रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। दीपिका कुमारी करती है, सौम्यजीत घोष करती है, नीरज चोपड़ा करते हैं, या मनिका बत्रा करते हैं। तो नीरज चोपड़ा तो आपको पता है जेवलिन थ्रो करते हैं, तो उन्हें जो है ओलंपिक में भी गोल्ड मिल रखा है, तो ये तो आपका और सीधा कट जाएगा। तो आपको पता है आर्चरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था। थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है दीपिका, ठीक है, दीपिका कुमारी है, इन्होंने आर्चरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फकीर चंद कोहली हु पास्ट अवे इन नवंबर 2020 हु नोज वाज नोन एज द। तो जो ये फकीर चंद कोहली हैं जिनका जो पास अवे हो गए थे 2022 में, नवंबर 2020 में, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था फकीर चंद कोहली को, आपको बताना है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो जो ये करंट अफेयर है ये 2021 में पूछे थे, तो 20 के थे, तो 21 में आ रहे थे। तो मैं आपको बस थोड़ा हिंट देने के लिए कि किस टाइप के करंट अफेयर ये डाल रहे हैं, तो आपको लग जाएगा कि लेवल कैसा होता है एग्जाम का, ठीक है। तो ये फकीर चंद कोहली थे, इनका जो निधन है वो नवंबर 2020 में हुआ। तो ये किस नाम से जाने जाते थे, फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज आयंस ऑफ। तो बताइए जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो किसके डबली चार्ज आयंस होते हैं, लिथियम के, बेरिलियम के, हीलियम के, या हाइड्रोजन के। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है हीलियम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज आयंस ऑफ हीलियम। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हीलियम। तो एक बार लेवल चेक करते जाइए कि जो क्वेश्चन है जीके के वो कैसे गाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसके लिए आपको सिंपली आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में ये बोल रखा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें बोला है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। 43A है, 43B है, 31A है, या 31B है। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको सिंपली इसका पता लग जाएगा 31A 31B तो होगा नहीं, इन दोनों में से होगा 43 40A 43B में से। तो सिक्स का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी 43B। तो जो 43B आर्टिकल है उसमें किसके बारे में बोल रखा है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बता रखा है। तो ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं सेवंथ। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह दुरानी द रूलर ऑफ अफगानिस्तान वॉज फॉट इन द ईयर। तो अब आपको ईयर बताना है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है जो मराठास और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुआ था। तो बताइए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1781, 1851, 1761, 1831। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है 1761। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये 1761 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन है 5 रिवर्स फ्रॉम पंजाब एंटर्स द रिवर डैश एट मिथानकोट इन पाकिस्तान। तो क्वेश्चन में कह रहा है पंजाब भारत से 5 नदियां पाकिस्तान में मिथानकोट में डैश नदी में प्रवेश करती हैं। तो बताइए जो पंजाब है भारत का, वहाँ से 5 नदियां पाकिस्तान के मिथुनकोट में डैश नदी में प्रवेश करती हैं। तो कौन सी नदी में, इंडस में, यमुना में, गंगा में, या ब्रह्मपुत्र में। तो एट्थ का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एट्थ का जो राइट आंसर है वो है इंडस, ठीक है। 5 रिवर्स फ्रॉम पंजाब एंटर्स द रिवर इंडस, ठीक है। जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान के मिथुनकोट से बहती है, तो वहाँ पर ये एंटर करती है। तो एट्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ है डैश इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू इधर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इट।
तो बताइए कौन सा डिवाइस है, या तो वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे ब्रेक करेगा या फिर उसे कंप्लीट कर देगा। तो कौन सा है इसमें से? ऑप्शन देख लेते हैं। मैं ऑप्शन क्या क्या बता रखे हैं, ट्रांसिस्टर, स्विच, कैपेसिटर या रजिस्टर। तो बताइए नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है स्विच। तो आपको पता है स्विच क्या काम करता है, अगर आप उसे ऑन करोगे तो वो कंप्लीट कर देगा सर्किट को, अगर ऑफ कर दोगे तो वो ब्रेक कर देगा सर्किट को। तो नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी स्विच है। टेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वुड बी एसोसिएटेड द टीम केरला ब्लास्टर। तो जो ये केरला ब्लास्टर है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो केरला ब्लास्टर्स किस में थी? फुटबॉल में कोई टीम थी, बैडमिंटन में टीम थी, कबड्डी में टीम थी या क्रिकेट में टीम थी? तो टेंथ का राइट आंसर क्या होगा? टेंथ का जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। ठीक है, केरला ब्लास्टर्स जो है ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? ये फुटबॉल की एक टीम थी। टेंथ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड द टीम हेलो इनिशिएटिव इन नवंबर 2020? तो करंट अफेयर का फिर एक क्वेश्चन आ गया। जो ये टीम हेलो इनिशिएटिव है ये नवंबर 2020 में किसने स्टार्ट किया? वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा? 11th का जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, टीम हेलो जो ये इनिशिएटिव है ये किसने स्टार्ट किया था? यूनाइटेड नेशंस ने। 11th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं आप करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ द मिजोस? तो कौन सा ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है मिजोस का? मयाशी, उदहो, चिराओ, अलेयतु। तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत ही करके आओगे, इससे अच्छा इनको टच भी मत करना। ठीक है, अगर नहीं पता तो टच भी मत करना जीके क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 होने वाली है। तो आपने नंबर कहाँ खींचने वाले हो? आप नंबर आप रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश में जो आप सब्जेक्ट चुनोगे वहाँ नंबर आपने खींचने हैं। मैथ और इसका क्या आता है जीके में, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता तो छेड़ो मत। ठीक है, मैथ में तो ऐसा अगर आंसर तो आपका निकल ही जाएगा अगर आपको आता होगा तो आपका नंबर पक्का ही पक्का आएगा, मगर तुक्के मारने का तो फायदा ही नहीं, क्योंकि 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। वैसे ही आपका जीके हो गया, यहाँ पर भी 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर नहीं आता तो छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि हाँ सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कुछ तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चिराओ। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ द मिजोस? तो ये चिराओ है। 12th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। 13th है, राजा टोडरमल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर? तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो बताइए कौन राजा थे जिस समय जो राजा टोडरमल थे ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे? तो कौन राजा थे? हुमायूं थे, शाहजहां थे, जहांगीर थे, अकबर थे? तो 13th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अकबर। ठीक है, अकबर के टाइम पे होते हैं राजा टोडरमल जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं। चलिए 14 देखते हैं। In November 2020, the Board of Control of Cricket in India (BCCI) announced Dash as Under-19 Team India किट स्पॉन्सर टिल 2023। तो देखिए आप करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन देख लिए मैंने अभी तक। तो करंट अफेयर तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। बाकी जीके के लिए एक रिसेंट की बुक ले लेना, उसी को पढ़ना। ज़्यादा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ बहुत सारे सोर्सेज देख रहे हो, ऐसा मत करना। एक ही बुक लेना और उसी को फॉलो करना। तो कौन था इसमें जिसने अंडर 19 टीम की जो 2023 तक स्पॉन्सर किया था? इंडिया स्किट थी, तो बायजूस ने किया था, ये नाइक ने किया था, एमपीएल स्पोर्ट्स ने किया था, ओप्पो ने किया था। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है वो है एमपीएल स्पोर्ट्स। ठीक है, एमपीएल स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया था अंडर 19 टीम को 2023 तक। तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। चलिए 15 देखते हैं। जो पीडीएफ रहेगी मॉक टेस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करना, पहले खुद अटैम्प्ट जरूर करना, उसी से आपको अपना जो स्कोर है वो पता लग पाएगा। और मैं आपको बता दूंगा कि अभी 2021 में जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। ठीक है, 15th है, सरयू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो जो सरयू नदी है किस नदी की सहायक नदी है? आपको सिंपली ये बताना है। पिंडर की है, भागीरथी की है, टॉन्स की है, शारदा की है? तो बताइए जो सरयू रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसी एक सहायक नदी है? 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है शारदा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो अटेम्प्ट मत करना, फालतू की नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज प्लेस ययाति एंड तुगलक? तो बताइए कौन इनमें से जाना जाता है उनके प्लेस, जो प्लेस थे ययाति और तुगलक के लिए? विजू खोटे, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाड या मोहम्मद जुहुर खयाम? तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी गिरीश कर्नाड। तो जो गिरीश कर्नाड है ये अपने प्लेस है उनके लिए जाने जाते हैं ययाति और तुगलक। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन तो हर कुछ ही पूछ रहे हैं, कुछ इजी भी पूछ रहे हैं, वो तो चलो सभी कर देंगे, जो डिफिकल्ट है उनमें आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 17th है,
आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो कह रहा है जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी डेथ हो गई थी 1708 में, तो जो खालसा थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था मुगल के खिलाफ। तो उस समय जो उनके लीडर थे वो कौन थे, तो बताइए कौन थे। गुरु अंगद थे, गुरु अमरदास थे, बंदा बहादुर थे, या गुरु नानक देव थे। तो अब आपको अगर ऑर्डर भी पता होगा कि गुरु नानक देव कौन से ऑर्डर में थे, गुरु गोविंद सिंह कौन से ऑर्डर में थे, तो आप इसी इजीली इसका आंसर बता सकते हो। 17 का जो राइट आंसर है वो है बंदा बहादुर। ठीक है, ये सब आपके सिख गुरु थे, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु नानक, लास्ट में गुरु गोविंद सिंह थे। उनकी डेथ के बाद कौन बनते हैं, बंदा बहादुर। 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। ठीक है, लीडर कौन बनते हैं, बंदा बहादुर। चलिए 18 देखते हैं। As per the calculation done in 2011-12, the poverty line for a person of rural India got fixed at dash per month। तो कह रहा है कैलकुलेशन हुई थी 2011-12 में, जो पॉवर्टी लाइन थी फॉर अ पर्सन जो रूरल एरिया में रहता है वो कितनी फिक्स की गई थी कि पर मंथ कितनी उसकी जो है पॉवर्टी लाइन इतनी होनी चाहिए, इतनी उसकी इनकम होनी चाहिए, तभी वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा। तो 816, 752, 1000 या 687। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 816 रुपीज़। ठीक है, एज पर कैलकुलेशन डन इन 2011-12 तो पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन ऑफ रूरल इंडिया गॉट फिक्स्ड एट 816 पर मंथ। ठीक है, 816 रुपये उसे कमाने पड़ेंगे। 19th है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इज। तो कह रहा है एक वाटर का मॉलिक्यूल है, आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उनका जो मास का रेशियो है वो कितना होता है। 1:8 होता है, 1:4 होता है, 1:2 या 1:16। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 1:8 में होता है। जो H2O होता है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है मास का वो कितना होता है, 1:8। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगर आपको सिंपली वो भी पता होगा कि हाँ जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, तब भी आप इसका आंसर बता सकते थे। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। डैश इज नोन एज वेटिकल्चर। तो इनमें से कौन सा है जिसे वेटिकल्चर कहा जाता है। ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, ब्रीडिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स। तो बताइए वेटिकल्चर किसे बोलते हैं। क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, वेटिकल्चर। तो ये 20 आपके जीके के क्वेश्चन थे। और आपका अच्छा स्कोर क्या हो सकता है इसमें, अच्छा स्कोर आपका हो सकता है इसमें कि आप 10 से 12 इसमें ठीक कर दो। इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही आप कर पाओगे, क्योंकि ऐसा पेपर हर कुछ ही बनाते हैं जीके का है। तो 10 से 12 भी कर दोगे तो समझो अच्छा ही स्कोर है। बाकी फालतू के अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। नंबर कहाँ लेने वाले हो, अब यहाँ हिंदी में नंबर लोगे। हिंदी का सेक्शन इसका बहुत अच्छा आता है, बहुत ईजी सा आता है, और हर कोई इसमें नंबर ले सकता है। और रीजनिंग में भी नंबर ले सकते हैं, तो वहाँ तो आपने नंबर छोड़ने ही नहीं छोड़ने। बाकी मैथ ऐसा सब्जेक्ट है उससे पक्का कर लो। अगर मैथ आपकी वीक है तो समझो आप एग्जाम निकाल ही नहीं सकते। मैथ तो आपका पक्का होना चाहिए, ऐसे नहीं कहता सारे क्वेश्चन करने। और मैथ पक्की का मतलब क्या होता है कि अगर 20 क्वेश्चन आने वाले तो 12 से 13 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आएंगे मैथ के, ऐसा नहीं कि हाँ भाई हर कुछ ही पूछते हैं। तो ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो मैं आपको स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा था कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अब मैंने इस पेपर में हिंदी का सेक्शन भी डाला है और इंग्लिश का भी डाला है। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। हिंदी का अगर आपने चुना होता तो आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में कैसे आते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी होगी, वो बोलेंगे हम इंग्लिश में पेपर देंगे। तो मैं उन्हें भी सजेस्ट करूंगा कि हिंदी में ही सेक्शन को चूज़ करना, जो हिंदी वाला सेक्शन होगा उसी को चूज़ करना। क्योंकि जो हिंदी के क्वेश्चन है वो बहुत ईजी होते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप 18 तो सही कर दोगे। हमारे इंग्लिश में थोड़ी ही चीज़ें पॉइंट है जहाँ पर आपको थोड़ा खतरा हो सकता है कि वहाँ पर आप जो है गलत आंसर मार्क कर दो। तो इंग्लिश में आप 15-16 ही कर पाओगे, मगर हिंदी में आप डन 18 क्वेश्चन तो करके आओगे। अगर आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी भी नहीं होगी तब भी आप कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत आसान से आते हैं हिंदी में। तो हिंदी का सेक्शन ज़रूर चुनना। अगर इंग्लिश चुनने वाले हो तो एक बार देख लो, बाकी आपको खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में मेरे ख्याल से तो हिंदी आपने चुननी। जिनकी हिंदी ठीक है वो तो हिंदी चुनो। बाकी इंग्लिश वाले भी हिंदी को एक बार कंसिडर जरूर करना, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे आते हैं। इंग्लिश में तो आपकी चाहे अच्छी भी होगी तब भी आप घुमा देंगे आपको क्वेश्चन उनके। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ आप सारे ही घुमा देंगे, मतलब 3-4 क्वेश्चन भी घुमा देंगे तो वो है मेरिट में फिर आपका थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब हिंदी का पार्ट देखते हैं, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है, क्या हो रही है, थकावट हो रही है, हंसी हो रही है, खुशी हो रही है, या दुखी हो रही है। तो सिंपल से बताए हंसी हो रही है,
ये क्या बात बनी, खुशी हो रही है क्या बात बनी, दुखी हो रही है क्या बात है, थकावट ही तो होगी बंदे को। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। देखिए हिंदी के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, इजीली सारे ही कर देंगे, अगर हिंदी चुनोगे तो बहुत ही बेस्ट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नाथ ना हो। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या बोलेंगे, कुनाथ, अनाथ, हजारीनाथ या सनाथ। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है अनाथ। तो आपको पता है अनाथ ही बोलते हैं, जिसका कोई नाथ नहीं उसके क्या बोले अनाथ। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको हिंदुत्व की स्पेलिंग बतानी है सिंपली। तो हिंदुत्व की क्या स्पेलिंग होगी, देख के ही बंदा कोई बता सकता है। अब हिंदुत्व में देखिए बिंदी तो ऊपर आएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ठीक है। हिंदुत्व ऐसे लिखते हैं, तो बिंदी आपकी ही लिखोगे, उसे छोटी ई की मात्रा लगाओगे, फिर ई बिंदु लगाओगे, फिर द, तो ऐसे आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हो, इतनी मुश्किल है नहीं। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में डैश है। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या आ सकता है इसमें। ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। दादाजी को बागवानी में शौक है, प्रश्न है, रुचि है, नियम है। तो प्रश्न है क्या हुआ, नियम है ये क्या हुआ, शौक है ये क्या हुआ, इसका जो है रुचि, रुचि होगा ना, बागवानी में क्या होगी, रुचि होगी। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। तो आपको बस ठीक करना है इसको कि हाँ कि क्या हो सकता है यहाँ पर। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, तो क्या बोला है, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, ये तो कोई बात बनी नहीं। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, ये हो सकता है। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गया, गए, ये भी रॉन्ग लग रहा है। मेरी पेंटिंग 10,000, 10 क्या होता है, 10, ये भी आपका कट गया। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरी पेंटिंग 10,000, हजारों थोड़े होता हजारों, तो ये तो आएगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। सिंपल सा हिंदी का बोलने की तरीके से पता लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो देखिए सिंपल सिंपल से। सिक्स्थ है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र का आपको पर्यायवाची बताना है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, मेघ, पयोधी, नीरज, परिणाम। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा, सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है पयोधी, ठीक है। अब मैं मान भी लेता हूँ आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में आप जरूर अटक जाओगे, ठीक है। हिंदी अगर अच्छी नहीं है मान लेता हूँ, तो एक क्वेश्चन अभी तक गलत हुआ आपका 20 में से, ठीक है। बाकी देखते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पर्यायवाची पूछा है समुद्र का, पयोधी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन में मान लीजिए आप अटक भी गए, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, बाकी तो देख रहे हैं आप कितने आसान थे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ है। तो कुएं का मेंढक, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। वन बाय वन सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक, तो ये क्या बात बनी, मुहावरा बोल रहे हैं यहाँ पर। तो कुएं के अंदर जो है कुएं का मेंढक, तो मूर्ख है, ज्ञानी है, सीमित ज्ञान रखने वाला। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कुएं का मेंढक क्या हुआ, सीमित ज्ञान रखने वाला। तो सिंपल सा मुहावरा है, कुएं का मेंढक क्या मतलब सीमित ज्ञान वाला। तो सेवंथ का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए एट देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना ना जा सके। तो जिसे जाना ना जा सके उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञ या जिज्ञासु। तो बताइए एट्थ का राइट आंसर क्या होगा। एट्थ का जो आंसर है वो है अज्ञ, ठीक है। एट्थ का राइट आंसर क्या है, जिसे जाना जा सके, अज्ञ। चलिए आगे देखते हैं। नाइन्थ है दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय का विलोम क्या होगा, अपोजिट बताना है। उत्तर, वाचाल, अस्त या निरस्त। तो उदय का क्या होगा, अस्त ही होगा। उदय सूरज उदय होता है, वैसे अस्त होता है, तो अपोजिट क्या हो गया, ऑप्शन सी अस्त। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश चैन से रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ऑप्शन देखते हैं, मैं चैन से रहना चाहता हूँ, वह चैन से रहना चाहता है, आप चैन से रहना चाहते हो, तुम चैन से रहना चाहते हो। सिंपल से पता है, वह चैन से, आप, तुम, ये तो होगा ही नहीं। मैं चैन से रहना चाहता हूँ। तो टेंथ का जो राइट आंसर क्या होगा, वो है ऑप्शन ए। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बस वही क्वेश्चन मैंने उठा के इस मॉक टेस्ट में डाल दिए हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो डैश ने अपने घोंसला बनाया। तो बताइए किसने अपना घोंसला बनाया। अब चीता अपना घोंसला तो नहीं बनाएगा, शेर अपना घोंसला थोड़ी बनाएगा, कबूतर कबूतर बना सकता है, हाथी भी घोंसला नहीं बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कबूतर। ट्वेल्थ है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर तलवार लटकी रहना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, सिर पर तलवार लटकी रहना।
तो भयंकर खतरा बने रहना ये हो सकता है। तलवार से खतरा हटाना ये कोई बात नहीं बनी। तलवार साथ लेकर चलना ये भी नहीं। सिर के ऊपर तलवार लटका कर घूमना ये क्या बात बनी। तो इसका सीधा ही पता आपको, सिर पर तलवार लटकी रहना इसका मतलब भयंकर खतरा बने रहना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब तक एक ही क्वेश्चन में हमें दिक्कत आई थी जो आपका समुद्र का पर्यायवाची था, बाकी तो सारे इजी लग रहे हैं। 13 देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर आपको पार्ट बताना है जिसमें कोई एरर है। तो ईश्वर ने, तो ये तो ठीक है, ईश्वर ने स्वतंत्रता उत्पन्न किया है सभी को वास्तव में। तो देखिए वास्तव में ईश्वर ने सभी को, तो ये तो सिंपली आपको पता है, पढ़ने में ठीक ही लग रहा है। यहीं कहीं गड़बड़ होगी, स्वतंत्रता उत्पन्न की क्या हुई। तो यहाँ पर गलती क्या है, ऑप्शन बी में ही है। ठीक है, स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। तो 13 का जो राइट आंसर आपको एरर बताना था, तो ये पढ़ने में आपको पता लगेगा वास्तव में ईश्वर ने सभी को। अब यहीं पर कुछ गड़बड़ होगी लास्ट में, स्वतंत्रता उत्पन्न, तो यहाँ पर देखिए आपको बी वाला ही सिलेक्ट करना था। 40 है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। तो अब यहाँ पर क्या त्रुटि होगी, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन, देखिए यहाँ पर मेरे को मिल भी गई, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में, यहाँ का थोड़ी होगा, जीवन का विशेष, जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। तो आपकी जो एरर है वो कहाँ होगा, हमारे जीवन का, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका एरर है। ठीक है, यहाँ पर मे होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आपको बताना है एरर कौन से लाइन में है। तो इस वाली लाइन में आपका एरर था, इस सेंटेंस की ये जो पार्ट है इसमें एरर था। 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो कई लोग उसकी पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तो ये देखिए आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा, कई लोग उसके पीट रहे थे, उसके पीट क्या है, उसे पीट रहे हो सकता है, बात हिंदी में बोलने सी बात है। तो उस पर पीट रहे थे ये भी नहीं होगा, उसे पीट रहे थे ये हो सकता है, उसे पीट रहा था ये कोई बात नहीं बना, उससे पीट रहे थे ये भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, वो क्या है, उसे पीट रहे थे, कई लोग उसे पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो परोक्ष है, परोक्ष का आपको विलोम बताना है, स्वागत, पाक्षिक, जिज्ञासु या प्रत्यक्ष। तो बताइए जो परोक्ष है इसका अपोजिट क्या होगा। 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष। ठीक है, अब जो परोक्ष होता है वो क्या होता है, परोक्ष होता है जो आंखों के सामने ना हो। ठीक है, जो आंखों के सामने ना हो। प्रत्यक्ष क्या होगा, जो आंखों के सामने हो। तो ये इसका अपोजिट हुआ। मान लीजिए आपकी हिंदी बहुत ही खराब है, आप ये भी नहीं कर पाए, तो 2 क्वेश्चन अभी तक आपने रॉन्ग किए, 16 आपने देख लिए, बाकी ये 4 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब संस्कार की आपको स्पेलिंग ही बतानी क्या होगी, तो सिंपल सी संस्कार की क्या स्पेलिंग हो सकती है, देख लीजिए चारों ऑप्शन, एकदम से आपको आंसर आना चाहिए। 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, संस्कार ऐसे लिखते हैं ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल, तो बादल है, इसका पर्यायवाची क्या होगा, घन, घर, आकाश, घट। तो बताइए घर तो हुआ नहीं, आकाश भी क्या हुआ, घट भी नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है घन। ठीक है, बादल का पर्यायवाची क्या है, घन। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 19 देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो देखिए करता है क्या, मांग करता है, करती है ये होगा ना यहाँ पर। तो आपको बस एरर बताना था, तो एरर कहाँ होगा, ऑप्शन डी में होगा। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, यहाँ होगा करती है। तो ये तो पढ़ने में अजीब से लगा, तो यही एरर है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 20 देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। तो देखिए चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, काला क्या, पढ़ने में ही पता लग रहा है, काला क्या होता है, काला पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। तो हथकड़ी कालियाँ पड़ जाती है, ये तो रॉन्ग हो गया। हथकड़ी काली पड़ जाता है, ये भी गलत हो गया। हथकड़ी काला पड़ जाता है, ये भी रॉन्ग हो गया। हथकड़ी काली पड़ जाती है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए हिंदी में आपकी 2 ही मिस्टेक हो सकती थी, अगर आपकी बुरी से बुरी हिंदी भी है। बाकी हिंदी अगर अच्छी होती तो मैं तो कहता हूँ 20 के 20 नंबर भी आप ले सकते थे। अब मैं आपको इंग्लिश सेक्शन दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश आपकी अच्छी होती तो आप इंग्लिश लेते तो क्या होता आपके साथ। तो चलिए उसी पेपर में इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आए थे 2021 में जो हुआ था, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सिनोनिम है विजिबल। तो विजिबल का सिनोनिम क्या होगा,
तो देख लेते हैं, सीक्रेट होगा, अपेरेंट होगा, वैग्यू होगा, हिडन होगा। तो बताइए, विजिबल तो ऐसा होगा कुछ आप देख सकते हो विजिबल है, तो उसका सिनोनिम क्या होती है, सीक्रेट तो नहीं होगा, अपेरेंट हो सकता है, वैग्यू नहीं होगा, हिडन नहीं होगा, तो इसको राइट आंसर अपेरेंट है। ठीक है, तो विजिबल का जो सिनोनिम है वो है अपेरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. A person who knows everything. अब उसे क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, नैव, ओमनीसेंट, इंटेलिजेंट, ओमनी प्रेजेंट। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ओमनीसिएंट। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिससे सब कुछ पता है उसे क्या बोलेंगे, ओमनीसिएंट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Select the option that can be used as one word substitution for the given word. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है फिर से, वन हु एग्जामिन्स अ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। वो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर तो बोलेंगे नहीं, ऑथर बोलेंगे नहीं, ऑडिटर बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टर नहीं बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर बोलते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड्स। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, द डॉक्टर, ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन क्या ऑप्शन हो सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर कंसिडर, द डॉक्टर अरेंज, द डॉक्टर एक्सप्रेस। तो इसका फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड्स। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो इस ईडियम का मतलब बताना है, प्ले फॉर टाइम। तो प्ले फॉर टाइम का क्या मतलब होगा, टू डू समथिंग इन द स्टिपुलेटेड टाइम, टू मेक एक्सक्यूजेस और डू थिंग्स टू गेन टाइम, टू प्ले समथिंग फॉर अ सेक ऑफ ओल्ड टाइम्स, टू प्ले म्यूजिक इन द टाइम प्रोवाइडेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिफ्थ का वो क्या है, ऑप्शन बी, टू मेक एक्सक्यूजेस और डू थिंग्स टू गेन टाइम। तो कुछ भी एक्सक्यूज देना है या कुछ थिंक करना है जैसा आपको टाइम मिल सके, तो उसका मतलब होता है प्ले फॉर टाइम। ठीक, ईडियम का प्ले फॉर टाइम का मतलब ये होता है। सिक्स देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड अंडरलाइन सेगमेंट। तो ये अंडरलाइन जो वर्ड है इसकी जगह आपको बताना है कि क्या आएगा, या नहीं आएगा तो बोल देना है नो सब्स्टिट्यूशन। तो पहले पढ़ लेते हैं सेंटेंस क्या दिया है, आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आएगा, या फिर ऑफ अर्न्स आएगा, ऑफ अर्नड या ऑफ अर्न्स। तो इफ आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस ऑफ अर्न्स, ये तो कोई बात बनी, टू अर्न, टू अर्न्स। तो सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, सिक्स का राइट आंसर है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं डालना, ये सेंटेंस सही लिखा है, आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। सेवन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको पता है जो एसएससी जीडी का होगा उसमें आपको हिंदी इंग्लिश में एक सिलेक्ट करनी होगी, ऐसे नहीं कि दोनों आएगी। तो हिंदी इंग्लिश में से जो भी सिलेक्ट करोगे वही वाली लैंग्वेज का आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें आपको बताना है, ईडियम का मतलब टू ब्रेक वंस लास्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, टू टेक अ मेजर डिसीजन, टू गिव फाइनल वर्डिक्ट, टू मेक अ प्लॉट और टू डाई। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, टू डाई। ठीक है, टू ब्रीथ वंस लास्ट। तो टू ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू डाई। तो बाकी इंग्लिश अगर आपकी ठीक होगी तब भी आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कहीं कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको एग्जाम टाइम में, तो आपको पता है जो आता है वो भी थोड़ा हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। माइक्रोवेव ओवंस हीट फूड क्विकली, एंशियसली एंड सेफली, बट डू नॉट ब्राउन और बेक फूड इन द वे दैट कन्वेंशनल ओवंस डू। तो एंशियस की जगह क्या आएगा, एंशियसली की जगह एंग्रीली, एफिशिएंटली, ब्यूटीफुल्ली, एक्सीडेंटली। तो ये ब्यूटीफुल्ली, एक्सीडेंटली, एंग्रीली कोई बात नहीं बनती, एफिशिएंटली आएगा। ठीक है, माइक्रोवेव ओवंस हीट फूड क्विकली, एफिशिएंटली एंड सेफली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। तो इसमें आपको अंडरलाइन की जगह क्या आएगा ये बताना है, यू नीड टू गेट कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ योर सिस्टम, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ, इसमें नो सब्स्टिट्यूशन बोल रखा है, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल आउट योर सिस्टम, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप। अब नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है, आउट ऑफ योर सिस्टम, ऑप्शन ए। ठीक है, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ योर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेंथ, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश माइंड रेयरली मीट्स अ डेड एंड, इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर। तो बताइए कैसा माइंड होना चाहिए, अ पेक्युलर माइंड, अ वियर्ड माइंड, अ क्यूरियस माइंड, अ स्ट्रेंज माइंड। तो इसका जो राइट आंसर है टेंथ का वो क्या है, वो है क्यूरियस। ठीक है, अ क्यूरियस माइंड रेयरली मीट्स डेड एंड, इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ बताइए क्या आएगा, अ डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल। तो बताइए क्या आएगा, अ डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन, कमीशन, कन्वर्टिबल या कन्वर्शन।
तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए कन्वर्सेशन, ठीक है। अ डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। 12 देखते हैं, 12th क्या है? मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल। तो आपको बताना है इसमें से एरर कहाँ पर है। अब देखिए एरर वाले थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, आपको एरर फाइंड करना है इस सेंटेंस में। मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल। तो बताइए कौन से सेंटेंस में कौन सा जो जगह है वहाँ पर इसमें एरर है। तो मोहन टोल्ड टू में है, सागर दैट ही में है, या फिर ही वॉज लुकिंग में, या वेरी पेल। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मोहन टोल्ड टू। तो यहाँ पर मोहन टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मोहन टोल्ड। मोहन टोल्ड सुगर, ठीक है, टू नहीं आता। मोहन टोल्ड सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल, ठीक है। मोहन टोल्ड सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल, टू नहीं आएगा। तो इसका जो एरर है ये ऑप्शन सी में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से। डिलीवरी की स्पेलिंग क्या ठीक है? हाँ जी ठीक है। स्टेशनरी की ठीक है? हाँ जी ठीक है। डिक्शनरी की ठीक है? नहीं, डिक्शनरी की गलत स्पेलिंग है। वॉलेंट्री की ठीक है? हाँ ठीक है। अब आपसे डिक्शनरी की मैं स्पेलिंग पूछूं तो क्या होती है? DICTIONARY, ठीक है। यहाँ पर ERY दिया था, ARY होता है। तो डिक्शनरी की स्पेलिंग इसमें गलत थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Select the option that can be used as a one word substitution for the given word. Anything that leads to death. तो बताइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, स्केरी, सीरियस, फेटल या ओमियस। तो सिंपल सा आंसर होगा फेटल, ठीक है। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ वो है फेटल। चलिए 15 देखते हैं। अब मैं आपको क्यों कह रहा था इंग्लिश आपने सिलेक्ट क्यों नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम होते हैं। अब एंटोनिम सिनोनिम बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर इन्होंने कोई ढंग का पूछ लिया तो आप फंस भी सकते हो। वैसे अगर इजी आ जाए तो ठीक है, मगर अगर डिफिकल्ट पूछ लिया तो समझो नंबर गया ही गया, रिस्क तो ले ही नहीं सकते भाई, ये नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पर देखिए एंटोनिम पूछा, वाइटल का आपसे एंटोनिम पूछा है, क्या होगा? क्रिटिकल होगा, ट्राइवियल होगा, मैनुअल होगा, क्रूशियल। तो बताइए आप क्या करते? वाइटल का एंटोनिम क्या करते आप? 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है ट्राइवियल, ठीक है। वाइटल का जो एंटोनिम है वो है ट्राइवियल। तो ऐसा है, अगर एंटोनिम सिनोनिम आपको आते हैं तो ठीक है, वैसे तो आते बहुत कम लोगों के होते हैं, बस इजी आते हैं तो वो कर लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए प्रीकैरियस, तो बताइए प्रीकैरियस का एंटोनिम क्या होगा? अब देखिए आप यहाँ पर भी फंस सकते हो, क्या होगा भाई? तुक्के तो मान नहीं सकते, नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रिकेरियस का एंटोनिम क्या है? सेफ है, डेंजरस है, अनसर्टेन है, या पेरिलस है। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्या आंसर आप करते अगर आपने करना होता तो? प्रिकेरियस का जो एंटोनिम है वो है सेफ, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 17 क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए इजी सा पूछ लिया। अब ऐसे टाइप के तो आप कर सकते हो, ये तो भाई किस्मत पे ही है, अगर आ गया तो अच्छा तो ठीक है, मुश्किल आ गया तो गए। अब सिनोनिम बताना है थ्रेट का। थ्रेट का मतलब ये होगा सजेशन, प्रूफ, अटेंशन, रिस्क। तो थ्रेट का मतलब रिस्क ही होगा, तो सिनोनिम क्या होगा? रिस्क, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म हुए नहीं। शी लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट द ऑफिस। तो आपको बताना है इसमें से एरर कौन से पार्ट में है। शी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। अब देखिए यहाँ हर्स लिखा है, हर्स नहीं होता, हर अम्ब्रेला, ठीक है। हर ही होगा, हर्स नहीं होगा। तो इसमें जो आपका एरर है वो ऑप्शन बी है, हर्स अम्ब्रेला, ठीक है। हर अम्ब्रेला होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। 19th है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको स्पेलिंग बतानी है कौन सी इनमें से स्पेलिंग गलत है। तो एक बार देख लेते हैं एनिवर्सरी। अब ये एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत लग रही है। फेलिसिटेट ये तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी ठीक है, रिस्पॉन्स भी ठीक है। एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या होती है? एनिवर्सरी में ANN आता है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल एन था, यहाँ पर डबल एन आता है। एनिवर्सरी होता है ANNIVERSARY, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग आती है तो इजीली कर लोगे आप। 20 है, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस पूछ ले, इसमें आपको एरर बताना है, तो यहाँ तो आप फंसने के चांसेस आपके है ही हैं। बाकी इंग्लिश अच्छी होगी तो कर लोगे, मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में फंसने के आपके बहुत चांसेस है। एक आपका ये एरर वाला क्वेश्चन हो गया, एक एंटोनिम सिनोनिम हो गए, और कभी कभार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फंस जाते हो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ठीक से। तो 4-5 जगह है जहाँ पर आपको ये फंसा सकते हैं। बाकी हिंदी में तो आपको पता है बहुत ही कम जगह थी जहाँ पर आपको फंसा सकते थे। आप मैक्सिमम 20 में से 18 नंबर ले ही सकते थे वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो बताइए क्या एरर होगा इसमें? तो 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है? नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉज। तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ आएगा वेयर, ठीक है। वेयर अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर आपका एरर है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नीदर मैनेजर नॉट द एम्प्लॉयज वेयर अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ वॉज लिखा था, यहाँ वेयर आएगा। तो मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी में भी बता दिया।
बाकी आपकी अपनी खुद की नॉलेज है, अपनी थिंकिंग है कि हाँ आप अपना डिसीजन ले सकते हो, मगर अगर मैं होता तो मैं सिंपली हिंदी को ही सजेस्ट करता कि भाई हिंदी की तरफ जाओ। हिंदी के क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी आते हैं इंग्लिश से। और जीके तो आपने पहले करनी है, फिर आपने हिंदी करनी है, उसके बाद रीजनिंग करनी है। अब आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ रीजनिंग और मैथ को करने वाला, ठीक है। रीजनिंग और मैथ होती है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसा है, आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा, आपके जनवरी में एग्ज़ाम होने लग जाएंगे, फरवरी तक चलेंगे, शायद 15 तक। तो ऐसा है, कुछ जो स्टेट्स होंगी उनके एग्ज़ाम पहले हो जाएंगे, ठीक है, पहले हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे वो क्या करेंगे, वो यूट्यूब में डाल देंगे कि हाँ भाई मैथ का ये वाला क्वेश्चन पूछा, सिंपल इंटरेस्ट का, कुछ टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एसएससी में क्या रहता है, आपका 90% चांस है कि टाइम वर्क का जैसा क्वेश्चन उनसे पूछा वैसा ही आपसे पूछेंगे, ठीक है, बस वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो आप अगर उसको समझ लोगे, चाहे वैल्यू चेंज भी कर देंगे तब भी आप आंसर निकाल दोगे। तो आपने क्या करना है, आपका एग्जाम जब भी है, मान लो आपको बोल रहा हूँ आपका एग्ज़ाम है 15 जनवरी को, ठीक है, और 1 से लेके 10 जनवरी तक जितने भी एग्जाम हुए उनके आप देखना यूट्यूब में पक्का वीडियो डलेगी डलेगी। जो भी स्टूडेंट होंगे वो बता देते हैं इंस्टीट्यूट वालों को कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग और मैथ में तो आपने खास कर ये ध्यान रखना ही रखना है कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, आपने वही स्मार्ट स्टडी करनी है कि उस टाइप के क्वेश्चन कर लेने सारे, ठीक है। तो अगर आपने वो चीज़ कर ली, आपके डन, मैं कह रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपको अगर नहीं भी आते होंगे ना, आपको पता होगा कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं और ये आप ठीक करोगे ही करोगे। तो मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताई थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो जो एसएससी जीडी है उसका एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुके हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी बहुत ही मेन है, आपने यूट्यूब में ज़रूर वीडियो देखनी है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है उनके क्वेश्चन चेक कर लेना कि यूट्यूब में कैसे आ रहे हैं। और आपको मैं 90% बोलता हूँ कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बस वैल्यू चेंज कर देंगे। बाकी रीजनिंग के देखते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, पिछले साल कैसे आए थे, तो देख लेते हैं। 4 letter clusters have been given, out of the which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster different. तो यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। जो लेटर्स हैं 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है। तो आपने क्या करना है, पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको पता है कंप्यूटर आपका एग्जाम होने वाला है, आपको एक वाइट शीट मिलेगी, वाइट पेपर मिलेगा, उसमें ABCD लिख देना। आपका टाइम पूरा ऐसे ही बच जाएगा। ABCD लिख देना, ठीक है, ABCDEFGHIJKL OPQRST, ठीक है। ऐसे आपने जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है ये लिख देना और इसको नंबरिंग भी पक्का कर देना। 1 2 3 टोटल आपको पता है 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 1 2 3 ऐसे अल्फाबेटिक सीरीज को नंबरिंग भी कर देना। और आपके रीजनिंग के 2 3 क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे। अब अगर पेपर में लिखने लगोगे तो टाइम लगेगा भाई, टाइम तो है नहीं हमारे पास, 1 घंटे का तो पेपर ही है पूरा। तो अब देखिए मैं आपको ईजिली बताता हूँ क्या इस चीज़ है। फर्स्ट देखते हैं HIJ, ठीक है, HIJ, देखिए ये रहा HIJ। QRS का है, QRS देख लेते हैं, QRS देखिए QRS, फिर DEF। अब NMP, यहाँ देखिए N के पहले M है फिर P है, तो उल्टा चल पड़ा ना, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। आपने सीधा ही पकड़ लिया। अल्फाबेटिक सीरीज लिखी होती तो 2 मिनट में कर देते, अगर पेपर के टाइम लिखोगे तो टाइम लगेगा। पहले लिख देना, आपको वाइट शीट पहले ही मिल जाएगी और आपका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ABCD लिख देना, तो आपका जो टाइम है वो यहाँ बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग पीस। तो ये पेपर है, इसको फोल्ड किया गया, आपको बताना है जब इसे खोलेंगे तो कैसा खुलेगा। तो सिंपल सा है, अब आप ये डिज़ाइन ही देख लो कि ये डिज़ाइन कहाँ बन रहा है। तो देख लेते हैं कहाँ बनेगा ये डिज़ाइन, नीचे तो है नहीं कुछ ऐसा। तो देखिए ये वाला डिज़ाइन है आपका, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है ना, यहाँ से और ऐसा। तो जब इसको चारों तरफ खोलोगे आप तो कैसा कैसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा और ऐसा। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो मतलब कराने वाले क्वेश्चन भी नहीं है, ऐसा और ऐसा। तो ये कहाँ होगा, अगर इसे खोलोगे तो ये वाला आपका कहाँ बनता है, यहाँ देखिए यहाँ डॉट नहीं है तो कट गया, यहाँ पर आपकी डॉट है मगर लाइन नहीं है तो ये भी कट गया। थर्ड इसका राइट आंसर है, ठीक है, थर्ड में ऐसा बन रहा है। तो सिंपल से क्वेश्चन है। रीजनिंग तो मैं कह रहा हूँ आपके 20 क्वेश्चन है, तो 18 तो आप कहीं नहीं जाते, 18 तो आप करके आओगे और रीजनिंग बहुत ही अच्छी होगी तो 20 के 20 भी ले लोगे। थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो आपको बताना है जो ये गिवन फिगर है, अब यहाँ पर आपको देखिए फिगर दे रखा है, ये किस में एम्बेडेड है, मतलब ये फिगर किस में छुपा हुआ है इनमें से। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं, लास्ट वाला तो कहीं से बन नहीं रहा। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, आपकी जो ये लाइन है ये लाइन किसी ना किसी में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन नहीं बन रही है तो कट गया, यहाँ पर आपकी ये लाइन नहीं बन रही ये भी कट गया, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन बन रही है, यहाँ पर ये वाली लाइन है ना, ये तो बन रही है तो ये बन रही है, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये तो फ्री के नंबर है,
इनको तो मतलब कोई आपसे छीन सकता ही नहीं है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो आपको बताना है, जैसे भुवनेश्वर ओडिशा से रिलेटेड है, वैसे ऐजवाल किससे रिलेटेड होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब आपको पता है भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? जो भुवनेश्वर है वो किसकी कैपिटल है? ओडिशा की कैपिटल है। तो ऐजवाल किसकी कैपिटल होगी? मिजोरम की, मेघालय की, मणिपुर की, त्रिपुरा की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है मिजोरम। ठीक है, ऐजवाल जो है वो किसकी कैपिटल है? मिजोरम की कैपिटल है। भुवनेश्वर किसकी है? भुवनेश्वर है ओडिशा की, ऐजवाल है मिजोरम की। तो ऐसे रिलेशन है। अब आपको बता रखा है 8 फ्रेंड्स ABCD आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो 8 फ्रेंड्स है, एक बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 फ्रेंड्स ऑल फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ तो आपको ऊपर हो गया। F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G, तो जो F है वो क्या है? वो D और G के बीच में है। फिर है B सिटिंग बिटवीन H एंड A, H और A के बीच में कौन है? B है। अब इनकी पोजीशन ऐसी भी हो सकती है, H इस तरफ भी हो सकता है और A इस तरफ भी हो सकता है, बस इतना पता है D और G के बीच में F है, H और A के बीच में B है। फिर बोल रहा है E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो जो E है वो क्या है? वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। तो G ये रहा, G का लेफ्ट कौन सा हो गया? राइट, ये हो गया लेफ्ट। 1 2 3, थर्ड कौन है? वो है E। G के थर्ड लेफ्ट वो है E। ठीक है, यहाँ पर E होगा। फिर आगे बोल रहा है जी सिटिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर। अब जी कह रहा है किसी कॉर्नर में होगा, तो जी कौन से? इसी कॉर्नर में हो सकता है, क्योंकि उसके थर्ड लेफ्ट तो कौन है? ई है, तो इसी कॉर्नर में आएगा, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तब ये बोला थर्ड टू द लेफ्ट क्या है? ई है। अब आगे देखते हैं, जिस जी सिटिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एच है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, तो 1 2 यहाँ पर एच आ गया। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट क्या है? वो है सी। ठीक है, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सॉरी, बैक करते हैं। एच क्या है? वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, तो सी यहाँ है, उसके एक छोड़ के, दो छोड़ के, फिर क्या है? एच है। फिर कह रहा है हु इज द सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई के बीच में बताना है हमें कौन बैठा है। तो ए और ई के बीच में भी फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डी और जी के बीच में एफ है, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अब हमें और क्या बता रखा है? यहाँ पर बोल रहा है सी के थर्ड जो है वो एच है, तो सी यहाँ पर होगा और एच यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तभी उसके लेफ्ट में एच आएगा थर्ड। फिर बोल रहा है एच और ए के बीच में क्या है? बी है, तो ये आपका फिगर बनना था। अब ए और ई के बीच में क्या है? सी है भैया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सी है। तो ऐसे आपको फाइंड करना है। अब मैं तो थोड़ा आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, अगर जल्दी करना तो और जल्दी मैं इसको फाइंड कर सकता था। तो रीजनिंग में आपने क्वेश्चन देख लेने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको कैसे पता लगेंगे? आपका जब एग्जाम होगा उससे पहले औरों का हो जाएगा और स्टेट्स का हो जाएगा, मान लो महाराष्ट्र का हो जाएगा, जम्मू का हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा, उनके क्वेश्चन देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वैसे ही आपको डालने वाले हैं। ठीक है, 90% चांस है वैसे ही आ जाएंगे आपको, तो वो तो आपने करने ही करने हैं। और बाकी ऐसे रीजनिंग अगर आप नहीं भी वैसे करो तो रीजनिंग बहुत इजी होती है। तो रीजनिंग में तो मैं कहता नहीं कहीं भी नंबर आपका कटना चाहिए, एक बार रीजनिंग के सारे टॉपिक कर लेना, रीजनिंग में तो आप नंबर लोगे लोगे। और सिलेक्शन किसकी नहीं होती? सिलेक्शन उसकी नहीं होती जो मैथ पढ़ के नहीं जाता। मैथ इन पेपर को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग और हिंदी तो सभी कर लेंगे, जीके में तो भाई सबके एवरेज नंबर आएंगे, मगर जो मैथ में बाजी मारेगा वही आगे निकलेगा। ठीक है, मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देना अपनी, बस मैथ ही आपको इसमें बचाएगी, बाकी तो सबका ही होने वाला है, मगर मैथ जिसकी अच्छी हुई वही निकलने वाला है। और मैथ के भी आपको बताया मैंने, क्वेश्चन तो पहले ही पता लग जाएंगे हमें किस टाइप के आ रहे हैं। सिक्स्थ है इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट वेजिटेबल, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट रूट्स, द स्क्वायर रिप्रेजेंट हार्ड सॉइल, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट समर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट रूट वेजिटेबल दैट ग्रो इन समर बट नॉट इन हार्ड सॉइल। तो इसमें हमें बताना क्या है कि कौन सी चीज़ है जो रूट वेजिटेबल को बता रही है दैट ग्रो इन समर बट नॉट ऑन हार्ड सॉइल, तो हार्ड सॉइल उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, हार्ड सॉइल नहीं होना चाहिए। तो चलिए डायग्राम को देखते हैं। अब डायग्राम में ज़रा थोड़ा लिख लेते हैं। ये क्या है? सर्कल क्या है? ये है वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल है। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल है समर। ठीक है, समर है। जो आपका ये है स्क्वायर, ये क्या है? हार्ड सॉइल है। ठीक है, हार्ड सॉइल हो गया। और ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल है रूट। तो हमें बताना है वेजिटेबल और रूट है, तो वेजिटेबल ये रहा, रूट ये रहा, जो कि समर में होती है बट हार्ड सॉइल में नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी तीनों में कॉमन है। स्क्वायर नहीं आ रहा है इसमें, ट्रायंगल में भी आ रहा है डी, सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है। इसमें स्क्वायर में नहीं आना चाहिए था क्योंकि हार्ड सॉइल है, स्क्वायर तो इसमें नहीं आना चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ।
Select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. तो इसमें बता रहा है कि जो select the option that is related to the third number in the same way as first related to second. तो ये नंबर इससे रिलेटेड है, आपको बताना है 43 किससे रिलेटेड होगा. तो सेवन्थ वाला कैसे करेंगे? अगर आप 31 में क्या प्लस करोगे? 31 में अगर आपको क्या बनाना है 90, तो इसमें कितना प्लस कर देंगे? 59 प्लस करना पड़ेगा. तो वैसे ही अगर 43 है, इसमें हम 59 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 43 में अगर 59 प्लस करेंगे तो 102 आएगा. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 102. ठीक है. 31 से 90 कैसे बना? 59 प्लस किया. वैसे ही 43 में 59 प्लस करो, क्या आएगा? 102. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है. Select the combination of letter that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series. तो आपको पता है जो इसकी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूँ. अब ज़्यादा बनाने लगा तो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो इतना तो टाइम किसके पास होता है वीडियो देखने का. तो जल्दी जल्दी आपको आंसर करा रहा हूँ. अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, तो कैसे भरोगे? पहले तो लिख दो कि क्या क्या लिखा है. C2 फिर डैश है, फिर X, फिर 2, फिर C, 2C है, फिर डैश, फिर डबल X है, फिर 2, फिर डैश, फिर C, 2, फिर डैश, फिर X, फिर डैश, फिर C. तो आपको अब गिनना है कितने हैं इसमें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अब 18 है, तो इसमें आप किस में डिवाइड कर सकते हो? या तो 6 में डिवाइड कर सकते हो, या तो 3 3 में डिवाइड कर सकते हो. तो पहले ऐसे करते हो, 6 में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 6 हो गया. 1 2 3 4 5 6. अब देखिए यहाँ C2 था, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा. 2 के बाद यहाँ बीच में देखिए X था, तो यहाँ पर क्या आएगा? X आएगा. ये तीनों जो आपके पार्ट बने ये एक जैसे ही होने चाहिए. तो यहाँ देखिए लास्ट में C आया था ना, यहाँ देखिए लास्ट में C है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी C आएगा. अब C2 के बाद क्या है? यहाँ X आना चाहिए. C से पहले क्या है? 2. तो आपका आंसर क्या आएगा? X2 तो देखिए कहाँ पर है ये? X2 ऑप्शन बी में है. तो इसको ऐसे करते हैं. अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर आपको रीजनिंग नहीं आती बिल्कुल भी, तो ऐसा करना, चैनल में जाना, प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, हर एक टॉपिक उसमें एक्सप्लेन कर रखा है मैंने बहुत अच्छे से, उसको देख लेना. रीजनिंग आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी. तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फिर है वाटर इमेज बतानी है. आप इसमें क्या है? जो आपकी वाटर इमेज है आपको बतानी कौन सी बनेगी. चलो देख लेते हैं. यहाँ देखिए एल है, तो यहाँ पर तो एम है, ये तो ऐसे कट गया. यहाँ पर भी एम ए कट गया. यहाँ एल आ रहा है, चलो ठीक है. अगला देखते हैं. ए है, यहाँ पर भी ए था, तो मगर यहाँ ए उल्टा है, तो ये भी कट जाएगा. यहाँ ए सीधा है, तो ये इसका राइट आंसर है. 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10th है. अब आपको इस सीक्वेंस को पूरा करना है. इस सीक्वेंस को पूरा करना है कि यहाँ पर 19 है, फिर 23 है, फिर 32 है, फिर 48 है, फिर 73 है, फिर क्या आएगा? तो बताइए फिर क्या आएगा? तो यहाँ से अगर आपको यहाँ पर जाना है, तो ये क्या आएगा? 4 बढ़ रहा है. ठीक है, 4 बढ़ रहा है. देख लेते हैं कितना कितना बढ़ रहा है. 23 से 32 में जाना है तो 9 बढ़ रहा है. 32 से अगर 48 में जाना है तो 16 बढ़ रहा है. ठीक है, 48 से अगर 73 में जाएंगे तो 25 बढ़ रहा है. तो अगला क्या बढ़ना चाहिए? अब आपको इन नंबर को देख के पता लग जाना चाहिए. ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, देख के पता लग रहा है 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. अगला क्या होगा? 6 का स्क्वायर. ठीक है, 6 का स्क्वायर होगा. तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है. तो 73 में जब 36 प्लस करोगे 109 आएगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 109 है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. अब आपको यही बताना है. क्या बताना है? 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डिवाइस मार्क्ड विद द लेटर सिंबल. ये सिंबल बता रखे हैं. सिलेक्ट द सिंबल अपोजिट टू द फेस हैविंग सिंबल. ठीक है, डॉलर का जो सिंबल है उसके अपोजिट बताना है क्या आएगा. तो डॉलर के अपोजिट क्या आएगा? देखिए यहाँ वाई है, यहाँ पर भी वाई है, जेड है, जेड है. तो डॉलर के अपोजिट क्या आएगा? एंड ही आएगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एंड. चलिए 12 देखते हैं. अब इसमें बता रहा है आर प्लस एस मीन्स आर इज डॉटर ऑफ एस, आर माइनस एस मीन्स आर इज हस्बैंड ऑफ ये. तो आपको पूरा बताना है कि क्या बनेगा. तो चलिए पूरा देख लेते हैं क्या बनेगा. ठीक है, तो क्या क्या बता रखा है? टी इंटू वी. ठीक है, टी इंटू वी प्लस जेड. तो बोल रहा है आर प्लस एस मीन्स आर इज डॉटर ऑफ एस. तो इंटू वाला देख लेते हैं. आर इंटू एस मीन्स आर इज ब्रदर ऑफ एस. तो टी इंटू वी मतलब क्या होगा? टी इज ब्रदर ऑफ वी. ठीक है, ये इसका ब्रदर हो गया. ठीक है, ब्रो लिख देता हूँ नीचे. टी इज ब्रदर ऑफ वी. अब आगे देखते हैं वी प्लस जेड. तो यहाँ पर प्लस वाला देते हैं. आर प्लस एस मीन्स आर इज डॉटर ऑफ एस. तो v प्लस जेड का मतलब क्या होगा? v इज डॉटर ऑफ z. तो z की डॉटर है v. तो z की डॉटर v है, तो t क्या होगा? इसका बेटा होगा. तो देख लेते हैं हमें क्या क्या बता रखा है. ऑप्शन क्या दिए?
तो वैसे तो मैंने लिख दिया था, फिर से लिख लेता हूँ। Z है, उसके दोनों ही बेटे हैं, एक बेटा है सॉरी, एक डॉटर है, ठीक है, V। अब यहाँ बोला T इज द अंकल ऑफ Z, तो ये तो रॉन्ग हो गया। T इज फादर ऑफ Z, गलत हो गया। T इज सन ऑफ Z, ये ठीक है। T इज ब्रदर ऑफ Z, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13th है, एरो इज रिटन एज फूज, जर्म इज रिटन एज थॉर, मूवर को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए लिख लेते हैं पहले। एरो है ARROW, इसको कैसे लिखा जा रहा है? FOOSE। फिर है जर्म, जर्म को कैसे लिखा जा रहा है? THOR। तो अब बोल रहा है जो मूवर है MOWER, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए M की जगह क्या है? R आ रहा है, तो R लिख लो, ठीक है। M की जगह R आ रहा है, ठीक है, M की जगह तो R आ रहा है। अब आगे देखते हैं, O की जगह क्या आ रहा है? S आ रहा है, तो S लिख लेते हैं। W की जगह E आ रहा है, तो E लिख लो। E की जगह H आ रहा है, तो H लिख लिया। R की जगह O आ रहा है, तो O आ रहा है। तो RSEHO, तो RSEHO कहाँ है? यहाँ पर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 14 देखते हैं। अब आपको सीक्वेंस पूरा करना है। अब इसकी अगर आपने अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखी होती तो बहुत अच्छा होता। जो मैंने आपको बताया, आपको पेपर से पहले लिख देनी है जब आपको वाइट पेपर मिलेगा। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज फिर से लिखनी पड़ेगी मेरे को, तो क्योंकि अब एकदम से आंसर आपको कैसे बताऊं देख के। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखी हो तो एकदम से आंसर पता लग जाता है। ABCDEFGHIJKLM। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए एस के बाद, एस के बाद क्या आ रहा है? एस के बाद आ रहा है पी, ठीक है। एस के बाद पी देखते हैं, तो एस का है, एस के बाद आ रहा है पी, ठीक है। पी के बाद एम आ रहा है, पी के बाद दो छोड़ के एम आ रहा है, ठीक है। एम के बाद जे आ रहा है, तो एम के बाद दो छोड़ के जी आ रहा है, तो इसके बाद दो छोड़ के जी आएगा, तो यहाँ पर जी आना चाहिए। तो देखिए दो ऑप्शन में जी है, इनमें से आंसर हो सकता है। अब हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। के बाद एम आ रहा है, तो देखते हैं के एक आगे एम आ रहा है, एम के आगे ओ आ रहा है बीच में, तो एम के एक छोड़ के ओ भी आ रहा है। ओ के बाद क्यू कब आ रहा है? एक छोड़ के क्यू आ रहा है, तो एक छोड़ के एस आएगा, ठीक है। तो जी एस किस में? इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 15 दिखते हैं। अब इसमें आपको ये बस पूरा करना है। यहाँ पर एक आपको ब्लैंक दे रखा है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, तो अब देख लेते हैं क्या आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 13 और 17 का आपको पता लग रहा है, अगर इनको प्लस करोगे तो 30 बन रहा है। वैसे 26 और 16 को प्लस करोगे 14 बनेगा। 39 प्लस 15 कितना हुआ? 39 प्लस 15 होगा 54। 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। 39 प्लस 15 कितना हुआ? ये हुआ 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15th है, ब्लॉक है, ब्लॉक को कैसे लिख रहे हैं? BLOCK, इसको लिखा जा रहा है LBPKC, ठीक है, ऐसे लिखा गया। अब हमसे पूछ रहे हैं जो MARGIN है, इसे कैसे लिखेंगे? तो अब आपको देखना है ये ब्लॉक है, ये कैसे बन रहा है। तो देखिए बी से एल का अगर आपने अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखी होती जो मैंने आपको बताई थी ABCD, तो आप थोड़ा सा उससे आइडिया लगा सकते थे, ठीक है। ABCD भी लिखी होगी तो वहाँ से आप देखना। बी से एल का तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा, बहुत दूर है। बी से बी का बन सकता है, मगर एल से बी का नहीं बन रहा। बी से किसका? सी का रिलेशन बन रहा है, तो एक आगे क्या है? सी है। वैसे ही एल के अगर हम एल से बनाएं के का रिएक्शन, के का तो क्या होगा? वो क्या होगा? +1 होगा, ठीक है। एल के आगे के हो गया, ABCDEFGHIJKL KL, ठीक है। तो एल के पीछे के हो गया, तो यहाँ -1 होगा। तो ऐसे रिलेशन बनेगा। ओ से पी का बन गया, सी से बी का बनेगा कि सी के पीछे एक बी होता है, के एक आगे एल होता है। तो ऐसे रिलेशन बनेगा। कब बनेगा? जब आप ABCD अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपने लिखी होगी। अब मैंने तो लिखी नहीं है, तो एकदम से देख के तो मैं बता नहीं सकता, अंतर्यामी तो हूँ नहीं। तो वही मैंने आपको बताया, अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखोगे तो 2 3 क्या 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज बहुत काम की होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या का? एम के जो एक पीछे कुछ आएगा वो एल आएगा, तो ऐसे ऐसे रिलेशन बनता जाएगा नीचे तक। तो ऐसे आपका जो राइट आंसर आना चाहिए 16 का, वो क्या आएगा? वो ऑप्शन डी, ठीक है, OHHQBL। बाकी ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो छोड़ देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब पेपर आपको पता है टाइम आपके पास 1 घंटा ही है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे टाइम के चक्कर में। अगर आप एक क्वेश्चन में फंस गए, आपको आंसर नहीं आ रहा, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आपका टाइम तो जा रहा है। अब आप मैथ तक भी नहीं पहुंच पाओगे, रीजनिंग में फंसे रह जाओगे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो छोड़ देना, कुछ नहीं भाई, एक क्वेश्चन का कुछ नहीं जाएगा। 20 क्वेश्चन है आपके पास, 20 में से 2 भी अगर छोड़ दोगे तो 18 क्वेश्चन तो सही करके जाओगे ना। तो ऐसा है, रीजनिंग में नंबर तो लेने हैं, मगर ऐसे नहीं फंसना नहीं है कहीं पर भी। जहाँ फंस गए वहाँ उसको छोड़ देना।
ज़्यादा टाइम देने की कभी भी कोशिश मत करना, और टाइम की वजह से ही जो है स्टूडेंट्स वो इन एग्ज़ाम में रह जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाते। अब 17 देख लेते हैं। 17 में क्या बोल रहा है। अब 17 क्वेश्चन भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा से अगर देखा जाए तो एक बार लिख लेता हूँ। देखिए इन सर्टेन कोड सर्कल है, मान लीजिए सर्कल लिखा CIRCLE, तो इसे रिटर्न कैसे किया जा रहा है DLWAHY, ठीक है। तो उसी में स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपने लिखी होगी तो आपको फिर से इसका बेनिफिट होगा। अब जो सी है उसमें क्या करना है, +1 करोगे तो डी आ जाएगा। आई से एल कब आएगा, एल में +3 करोगे तो एल आ जाएगा। आर से डब्ल्यू कब आएगा, +5 करोगे। फिर आपका क्या लिखा है, सर्कल लिखा था, ठीक है, आर में। फिर सी से ए कब आएगा, सी से ए -2 करोगे तो ए आ जाएगा। एल से एच कब आएगा, -4 करोगे। ई से वाई कब आएगा, जब -6 करोगे। तो वैसा इसमें करना है। एस से 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, टी। तो टी यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन में दे रखा है। फिर +3 करोगे क्यू में तो टी आएगा। फिर से 2 टी दे रखे हैं। यू में आपको क्या करना है, +5 जेड आएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके, सॉरी एक ही है TTZ, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं क्वेश्चन हो रहा तो छोड़ देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 18th है। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट बता रखिए, तो आपको वैसे कंक्लूजन निकालने, क्या कंक्लूजन बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी ड्राइंग बनानी पड़ती है, तो ड्राइंग बना लेते हैं। क्या क्या ड्राइंग बनेगी आपकी। ऑल ब्लूज आर वाइट्स, ठीक है, जो ब्लू है ऑल, ठीक है, मैं ब्लू लिख देता हूँ, वो क्या है, वाइट है, तो वाइट के अंदर आएगा, ठीक है। ऑल ब्लूज आर वाइट, तो वाइट बड़ा सर्कल है, ब्लू अंदर होगा। सम वाइट्स आर ग्रे, तो कह रहा है सम वाइट क्या है, वो है ग्रे है। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, ऑल ग्रे आर वाइट, तो देखिए ग्रे तो सर्कल के बाहर है तो वाइट तो हो नहीं सकता, ये तो आपको फॉल्स हो गया। ऑल ग्रे आर ब्लूज, तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि आप देख सकते हो ग्रे बाहर है। तो इसमें नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते रहोगे तो अपने आप ही आपको दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये आपका फिगर कुछ बनता जा रहा है, 3 बार फिगर बना है, चौथा बार पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो देखते हैं चौथी बार क्या बनेगा। अब देखिए जो आपका ये डब्बा है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये डब्बा है, पहले यहाँ आया है, ठीक है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, अब डब्बा यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। एक बार लाइन आपकी यहाँ एक लाइन थी, यहाँ 2 लाइन हुई, यहाँ जाके 3 हुई, तो यहाँ कितनी होगी, 4 लाइन होगी ऊपर। अब देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा बना हुआ है। 4 लाइन ऊपर है और डब्बा यहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए ये रहा, तो डब्बे की पोजीशन चेंज हुई और लाइन एक एक बढ़ गई और पोजीशन भी चेंज हो गई। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्टेन कोड, अभी कोड वाला है, इसमें आपको कोड लिखा हुआ है, तो कोड देख लेते हैं क्या लिखा है। इंडिया इज़ माई कंट्री, तो इंडिया, ठीक है, इंडिया इज़ माई कंट्री, तो इसका कोड क्या है, इसका कोड है 8573। फिर लिखा है सैम इज़ माई फ्रेंड, तो सैम इज़ माई फ्रेंड, इसका 8634। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर है इंडिया इज़ माई कंट्री, सैम इज़ माई फ्रेंड, तो इज़ और माई, ठीक है, इज़ और माई कॉमन है, तो यहाँ पर दो जो नंबर है वो कॉमन होने चाहिए। 8 कॉमन है और कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। इज़ और माई का जो कोड है वो है 8 और 3, ठीक है। हमें नहीं पता इज़ का 8 है कि 3 है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर आगे बोला है माई कंट्री है, इसका मतलब है 73, और आगे लिखा है टीम इंडिया का मतलब है 59, ठीक है। तो यहाँ देखिए माई कंट्री में 73 लिखा है, तो माई का 3 होना चाहिए क्योंकि इसका 7 होगा, यहाँ पर 3 है ना, तो माई का 3 हो गया, इसका क्या हो गया, 8 हो गया। अब हमसे पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ कंट्री, तो कंट्री का कोड बताना है। कंट्री का कोड क्या होगा, कंट्री का कोड क्या बना है, इससे 7 बना, ठीक है। माई कंट्री लिखा था ना, माई कंट्री, तो 7 3 था, माई हो गया 3 और कंट्री का होगा 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब करते रहोगे तो आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20 में से 18 नंबर तो आपने लेने ही लेने, बाकी जो क्वेश्चन आप फंस जाओ तो उसे छोड़ देना, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना, बाकी 18 तो आप कर ही लोगे, इतना इसमें कुछ नहीं है। बाकी मेन मैथ है। अब ऐसे इन एग्जाम में अगर आपकी मैथ वीक है तो आप मेरिट में आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैथ ही इसमें मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम और स्टेट्स के पहले हो जाएंगे उनके क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे यूट्यूब के थ्रू, बड़ी बड़ी अकेडमी पहले ही डाल देती है, उस टाइप के क्वेश्चन पहले ही कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए मैथ के 20 क्वेश्चन है, बाकी वीडियो लंबी होती जा रही है, तो अब क्या करूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि अगर इन्हें कराने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैथ के क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
तो ऐसा करूँगा, या तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर बता दूंगा मैथ वाले सेक्शन के। तो मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए, और मेरा जो स्ट्रेटेजी बताने का आपको मोटिव था वो यही था कि इन एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो पहले ही पता लग जाते हैं, स्टूडेंट्स पहले ही बता देते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि मैथ तो आपको पता है इतने सारे टॉपिक हैं, अब कितनी तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्या पता आपने जो क्वेश्चन नहीं किया वही एग्जाम में आ जाए। तो आपको अगर पहले आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एग्जाम में ज़रूर उन्हें कर लोगे। तो मैथ में तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना, पहले जीके करना, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। और रीजनिंग और मैथ में जहाँ भी फंसने लग जाओ उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ऐसे नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा तो क्वेश्चन को देना ही मत। अगर थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए कि हाँ निकाल सकते हो, तब भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ देना। बाकी मेन इसमें आपका टाइमिंग का ही रहेगा। रीजनिंग में मैं आपको स्कोर बताता हूँ, जो मैथ के आंसर होंगे वो मैं लास्ट में डाल दूंगा इसमें, ठीक है। मैथ के आंसर लास्ट में डाल दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी एक्सप्लेन करने को तो मैं कर सकता हूँ। तो आपके टोटल हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है और मैथ है, तो कितने 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20-20 क्वेश्चन तो आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो जीके में आप जितना मर्जी एक लूसेंट की बुक लेना, उसे पढ़ लेना पूरी, बाकी करंट अफेयर पढ़ते रहना, यूट्यूब में वीडियो देख लेना मंथली वाली कि हाँ मंथली करंट अफेयर क्या चले हुए हैं। तो 10 से अगर आप 12 क्वेश्चन भी कर लो तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे हैं, इससे ज़्यादा करने भी बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। जितना भी पढ़ लो, जीके कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी अंतर्यामी नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से डाल देंगे। बाकी हिंदी मैंने आपको बताया बहुत ईजी है इनकी, आप आराम से 20 भी ले सकते हो अगर आपकी हिंदी अच्छी है, बाकी 18 तो आप ले ही लोगे। रीजनिंग में भी ऐसा है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो कर लेना, बाकी रीजनिंग में इतनी दिक्कत किसी को आती नहीं, 18 तो आप वहाँ भी ले लोगे। बाकी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप फंस जाओ कहीं ना कहीं, तो जहाँ फंस जाओ उसको छोड़ देना। बाकी यहाँ पर मेन जो मैथ है वही आपका असली रोल प्ले करेगी। मैंने आपको बता दिया, मैथ के क्वेश्चन आपको पहले ही बता देंगे वो कि इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। जो और स्टेट्स वाले होंगे उनके एग्जाम पहले होंगे, आपको पता है कुछ 40-45 दिन तो एग्जाम ही चलने हैं, अलग अलग शिफ्टें होंगी, तो उनको नॉर्मलाइजेशन भी करनी होती है। तो जो पेपर है वो एक जैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी बाद में नॉर्मलाइजेशन होती है कि किसी का हार्ड होता है, किसी का ईजी होता है, तो उससे भी थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं। तो मैथ में मान के चलो अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी कर दो तब भी ये एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। टोटल आप मान लेता हूँ मैं, कितने कर लिया आपने, कितने क्वेश्चन हो गए, 30-60 क्वेश्चन, ठीक है। 80 में से अगर आप 60 क्वेश्चन भी कर दोगे तो आपकी सिलेक्शन डन है। बाकी फॉर्मूला आपने यही यूज़ करना है। मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, बाकी आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। ऐसा करूँगा, जो आंसर की है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ मॉक टेस्ट की पीडीएफ और जो इसकी आंसर की है वो दोनों ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है, आगे मैं और भी मॉक टेस्ट बनाने की सोच रहा हूँ, मगर ऐसे वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट बहुत होता है। बाकी एग्जाम क्योंकि जल्दी आ गया, अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले, तो ऐसा करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा आपके लिए 10 मॉक टेस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अगर वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला और टेलीग्राम चैनल को बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर 10 के 10 लेटेस्ट पैटर्न में मॉक टेस्ट डाल दूंगा, जो 80 क्वेश्चन का आपका पैटर्न रहता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ उसे ज्वाइन कर लेना। इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा विद आंसर की। तो बाकी आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजीज बता दी कि जो स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है, पहले आपको जीके करनी है, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग, मैथ, जहाँ अटक रहे उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आपको क्वेश्चन वो पहले ही बता देंगे स्टूडेंट्स जिनके पहले एग्जाम हो जाएंगे, तो वो तो आप ज़रूर देखना यूट्यूब में वीडियो, और ऐसे अंधी स्टडी नहीं करनी, स्ट्रैटेजी बना के ही एग्जाम को करना है। और मैथ में खास फोकस रखना, हिंदी और रीजनिंग तो आप कर दोगे, जो मैथ है वही आपका यहाँ पर जो है वो आपका सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल तय करेगी। तो ये सब आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बाकी आज की वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। अगला कोई और मॉक टेस्ट करेंगे हम, अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट और आने वाले चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।